हेलो एवरीवन, आई एम मोहित अहमद सिद्दीकी और अपनी इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एएस लेवल की अकाउंटिंग के पेपर में, जो कि जून 2010 में एग्जामिन हुआ क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को समझाने का जो मकसद है मेरा, इस क्वेश्चन को जो समझाने का मकसद है वो ये आप सामने देख सकते हैं। मैंने लर्निंग आउटकम्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके सामने, तो ये पॉइंट्स एक्चुअली मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए जो है वो एक्सप्लेन करूंगा अपनी इस वीडियो में। अच्छा, नाउ बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम है मोहित अहमद सिद्दीकी एंड आई होल्ड द एसीसी एफिलिएट स्टेटस, एसीसी क्वालिफाइड हूँ। और ये है कि इसके अलावा पिछले कुछ अरसे से एसीसीए के सिमा आईसीएमए वगैरह के पेपर्स पढ़ाता रहा हूँ, और एसीसीए के इंस्टीट्यूट्स वगैरह से भी मेरी वाबस्तगी रही है। और ओए लेवल्स को भी मैंने जो है वो पढ़ाया है, अकाउंटिंग पढ़ाया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और अकाउंटिंग के अलावा थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज का भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये तो था मेरा थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टॉपिक। तो मैं ये बात कर रहा था आप लोगों से कि इस सवाल को जो मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा, नॉन करंट एसेट्स के चैप्टर से एएस लेवल अकाउंट्स का ये क्वेश्चन है, जो कि जून 2010 के पेपर में एग्जामिन हुआ है। इस क्वेश्चन को जो समझाने का मेरा मकसद है वो इन चार बातों को एक्सप्लेन करना है: एडिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स शेड्यूल, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन और इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। अच्छा, अब देखें, एडिशन या डिस्पोजल, ये तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि एडिशन, फिक्स एसेट्स का एडिशन से मुराद है कि जब हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं या हम नॉन करंट एसेट खरीदते हैं, या डिस्पोजल का मतलब है कि जब हम कोई नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो डिस्पोजल पे हमें गेन या लॉस होता है। ठीक है, तो ये चीज एक तो मैं इस क्वेश्चन इस वीडियो में थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट है फिक्स एसेट शेड्यूल की। ये एक्चुअल फिक्स एसेट शेड्यूल जो प्रैक्टिकली फिक्स एसेट शेड्यूल बनाते हैं वैसा तो नहीं होगा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा फिक्स एसेट शेड्यूल के बारे में कि फिक्स एसेट शेड्यूल में क्या क्या आता है। अच्छा, फिर इसके बाद है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। इस सवाल में एक टेक्निकल, एक अच्छा जो है एक टेक्निकल पॉइंट है, और वो टेक्निकल पॉइंट है कि हमें ये देखना है कि रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इसने कैसे कैलकुलेट किया, यानी कि कितने डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है, इसकी परसेंटेज इस सवाल में इसने जो है वो कैसे कैलकुलेट किया है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, एक अच्छा पॉइंट है, सीखने वाला पॉइंट है इस क्वेश्चन में। और फिर तीसरी बात है इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। देखें, डेट्स जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं डेप्रीसिएशन के क्वेश्चंस में। उसकी वजह ये है कि देखें, अगर आपने गलत काउंट कर लिया, लेट से वो कह रहा है कि एसेट परचेस किया 2005 में, 2009 तक का डेप्रीसिएशन आपने कितना चार्ज किया होगा। अब आपने 2005 से लेके 2009 तक आप काउंट कर रहे थे, लेकिन आप गलत कर गए क्योंकि ईयर एंड की जो डेट्स हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं। तो इस तरह क्या होता है कि ना, जब जब आपको डेट्स दी जाती हैं डेप्रीसिएशन के सवाल में और आपको कहा जाता है कि पूरे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है कि कितना डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है एसेट के ऊपर, तो वहां पे ना डेट्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप डेट का ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको 3 साल का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, आप 5 साल का करके बैठ जाए, या आप 2 साल का करके बैठ जाए, 4 साल का करके बैठ जाए। उस सूरत में क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगी। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली मैं अपनी इस वीडियो में एक क्वेश्चन के थ्रू आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन। तो आए चले हम इस सवाल को देखते हैं। देखें, ये आ गया क्वेश्चन मेरे सामने, जून 2010 का ये क्वेश्चन है। Depreciation may be thought of as the difference between the cost of an asset and the amount received from it on disposal. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसने जो है वो एक फिक्स एसेट शेड्यूल की एक स्टेटमेंट की फॉर्म में फिक्स एसेट्स की हमें शेड्यूल दिया हुआ है। फिक्स एसेट्स का शेड्यूल भी कह सकते हैं इसको, या आप ये भी कह सकते हैं कि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट में और फिक्स एसेट की कॉस्ट के अकाउंट में जो जो भी मूवमेंट हुई है इसने अकाउंट बना के दिए हुए। फिक्स एसेट्स की कॉस्ट के अकाउंट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट्स इसने बना के दिए हुए स्टेटमेंट की फॉर्म में, ये आप कह सकते हैं इस सवाल को देख के। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन इसने दी हुई है इस क्वेश्चन में। और फिर आगे इसने जो है ना, यहाँ पे आगे कुछ ये और इसने कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, और इन एडजस्टमेंट्स को देखते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें
प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है रिक्वायरमेंट ए में, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है हमें रिक्वायरमेंट ए में, और रिक्वायरमेंट बी में हमें क्या करना है, हमें एक फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना है रिक्वायरमेंट नंबर 2 में। अच्छा, अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूं, पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जो है ना यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और आप ये यहाँ तक इंफॉर्मेशन जो है ना वो पढ़ लें, ये यहाँ तक इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लें, यहाँ पे पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन को देख लें ताकि आपको आगे सवाल को समझने में आसानी हो जाए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आपने यहाँ पे जैसे वीडियो पॉज करके, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके यहाँ तक जो है वो इस सवाल को देख लिया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। अब आप यहाँ पे एक मरतबा फिर इस वीडियो को पॉज करें, यहाँ पे एक मरतबा फिर इस वीडियो को पॉज करें और जो है वो यहां से लेके ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th अप्रैल, यहां से लेके जो है वो यहां तक, इस पॉइंट तक जो है वो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो भी एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है, ये सारी एडजस्टमेंट भी आप एक मरतबा फिर पढ़ लें, सही से पढ़ लें दोबारा एक मरतबा, यानी कि वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप इस इंफॉर्मेशन को भी एक मरतबा पढ़ लें। तो जब आप सवाल को एक मरतबा सही से पढ़ लेंगे, तो इससे पहले कि मैं ये सवाल आपके सामने सॉल्व करूं, जब आप सवाल को एक मरतबा पढ़ लेंगे तो आपके लिए मेरी सॉल्यूशन, मैं जो सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, उसको समझने में आपको जो है वो आसानी होगी। ओके देन, जब आपने चलें, अब जब आपने इस सवाल को जो है वो वीडियो पॉज करके एक मरतबा देख लिया, अब आए, अब ये सवाल हम मिलके जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके देन, तो यहाँ पे इसने जो है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसने कॉस्ट का अकाउंट दिया हुआ है फिक्स एसेट्स का, और दो तरह के फिक्स एसेट्स हैं इसके पास, एक तो मशीनरी है, एक तो मशीनरी है और दूसरा क्या है, दूसरा मोटर व्हीकल है। तो ये कॉस्ट का अकाउंट है और ये एक तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। ठीक है, कॉस्ट के अकाउंट में क्या हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस 2008 का, ओपनिंग बैलेंस क्या है 2008 का कॉस्ट के अकाउंट में, मशीनरी में ये है और मोटर व्हीकल्स में ये है। फिर एडिशन, यानी कि जितने फिक्स एसेट खरीदे इसने पूरे साल में वो यहाँ पे दिए गए। डिस्पोजल, यानी कि जितनी कॉस्ट के फिक्स एसेट, जितनी कॉस्ट के फिक्स एसेट उसने क्या किए हैं, इसने जो है बेचे हैं साल में, वो यहाँ पे दिए गए। तो हमने एडिशन को ऐड किया, कॉस्ट को लेस किया, आखिर में क्लोजिंग बैलेंस आ गया 30th अप्रैल 2009 का क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट के अकाउंट का। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है ये हमारे पास एक तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट की मूवमेंट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है ना कि जितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अकाउंट की मूवमेंट है। ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस, और मूविंग फॉरवर्ड ये जो साल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ये हो जाएगा। ठीक है, साल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो ये हो जाएगा, और जो हमने फिक्स एसेट्स हमने डिस्पोज ऑफ किए, फिक्स एसेट्स हमने डिस्पोज ऑफ किए हैं, उन पे जो डेप्रिसिएशन पहले से चार्ज हो चुका था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हम डिस्पोज जो हमने किए उन पे जो चार्ज हो चुका था डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, जितना चार्ज हो चुका था वो ये है डेप्रिसिएशन लेस डिस्पोजल फॉर द ईयर, और ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस, ये आ जाएगा आपके पास क्लोजिंग। ठीक है, तो ये कुछ बातें, इस इंफॉर्मेशन को देख के हमें ये कुछ बातें इसमें जो है पता चल रही है। ठीक है, अच्छा चले नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर आप सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, हम सवाल की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। देखें, सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑन द डिस्पोजल। सवाल की जो पहली रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट और लॉसेस कैलकुलेट करने हैं डिस्पोजल पर, यानी जो इसने फिक्स एसेट्स डिस्पोज ऑफ किए हैं उसमें इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर जो पहली चीज है कैलकुलेट करने वाली, देखें सबसे पहली चीज जो आप कैलकुलेट करेंगे ना इस सवाल में, वो क्या है, वो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, जो कि क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखें सवाल की रिक्वायरमेंट पे, सवाल में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, सॉरी जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ये अगर आप ये वाली आखिरी लाइन पढ़े तो यहां पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फॉर द फुल ईयर ऑन ऑल करंट एसेट्स हेल्ड एट द ईयर एंड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा,
जितने भी एसेट्स जो हैं साल के आखिर में जितने भी एसेट्स होंगे ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स हेल्ड एट द ईयर एंड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो साल के आखिर में जितने भी फिक्स एसेट्स होंगे उनका, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फिक्स एसेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन चार्ज करता है। जो साल के आखिर में जो बैलेंस होता है नॉन करंट एसेट्स का, उन पर जो है यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ये क्या करता है, ये डेप्रीसिएशन चार्ज करता है। ठीक है, तो ये यहां पे ये बात कहना चाह रहा है, एक्चुअली ये बात ये कहना चाह रहा है, डेप्रीसिएशन इज चार्ज फॉर द फुल ईयर, पूरे साल का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स हेल्ड एट द ईयर एंड। देखें ये समझने वाली बात है, हेल्ड एट द ईयर एंड, ये देखें ये समझने वाली बात है, हेल्ड एट द ईयर एंड, यानी कि जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, जितने भी फिक्स एसेट होते हैं साल के एंड में जो उनका क्लोजिंग बैलेंस होता है, यहां पे मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 4700 और व्हीकल्स का बैलेंस है 3000। तो डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होगा, किसके लिहाज से चार्ज होगा, डेप्रीसिएशन इन दोनों के लिहाज से, इन दोनों बैलेंसेस के लिहाज से डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा पूरे साल का। अच्छा अब देखें, आप मशीनरी पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हुआ है, मशीनरी पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है वो है 470। इसके बरक्स मोटर व्हीकल्स पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है वो है 750। ठीक है, अगर मैं रेट ऑफ डेप्रीसिएशन की बात करूं, अगर मैं रेट ऑफ डेप्रीसिएशन की बात करूं तो मैं कैसे निकालूंगा, देखें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन मशीनरी पर, मशीनरी पे देखें मशीनरी का रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना होगा। देखिए पूरे साल में मशीनरी पे कितना डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है 470, एक साल में 470 जो है वो डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज हुआ मशीनरी पे, मशीनरी पे 470 जो है वो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ। कॉस्ट कितनी थी मशीनरी की, मशीनरी की कॉस्ट थी 4700 कॉस्ट थी मशीनरी की। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेप्रीसिएशन जो पूरे साल का डेप्रीसिएशन था 470 उसको लिया और डिवाइड किया हमने इसको कॉस्ट से, तो ये बना 0.1, या अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो 10%, क्योंकि 4070 का कितना होगा 10%। तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो मशीनरी पे जो रेट लग रहा है डेप्रीसिएशन का, जिस रेट से चार्ज हो रहा है वो कितना है 10% है। बिल्कुल इसी तरह मोटर व्हीकल्स की अगर हम बात करें, मोटर व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकल्स पे कितना चार्ज हो रहा है डेप्रीसिएशन, देखें पूरे साल में जो चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 750, एक साल में 750 डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ। अच्छा अब ये बात मुझे पता है कि ये जो डेप्रीसिएशन है ना ये स्ट्रेट लाइन पे चार्ज हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन में क्या होता है कि हम कॉस्ट के ऊपर हम कॉस्ट लेते हैं और हम उसको इक्वल अमाउंट जो है हर साल में इक्वल अमाउंट हम चार्ज कर देते हैं। तो अब यहां पे मेरे पास स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ मेरे पास क्या, मुझे क्या गिवन है, मुझे कॉस्ट गिवन है। तो मैं अगर ये कॉस्ट के लिहाज से मैं ये डेप्रीसिएशन यानी कि मैं कॉस्ट के लिहाज से चार्ज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये डेप्रीसिएशन लिया जो पूरे साल में चार्ज हुआ है और इसको मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड किया 3000 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.25, या परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो 25% बन जाएगा। ठीक है नाउ, ठीक है ये तो कुछ बात हो गई, 25% या 0.25। मूविंग फॉरवर्ड, वेट अ मिनट, मूविंग फॉरवर्ड, वेट अ मिनट, देखिए ये तो कुछ बात हो गई जो है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन की। अच्छा इसको थोड़ा सा और मैं मजीद एलैबोरेट कर देता हूं। देखें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में स्ट्रेट लाइन पे चार्ज हो रहा है डेप्रीसिएशन, अब इसने कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे डेप्रीसिएशन का, तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट
ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। देखें ये फॉर्मूला होता है हमारे पास डेप्रीसिएशन का। अब यहां पे जो है वो स्क्रैप वैल्यू तो हमारे पास कुछ है नहीं, स्क्रैप वैल्यू जो है वो नील है। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू को तो हमने काट दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, और ये हो जाता है डेप्रीसिएशन के बराबर। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हमें डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, यानी कि हमें ये डेप्रीसिएशन हमें गिवन है, जो पूरे साल में डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है, हमें निकालना है रेट। तो हमने कॉस्ट, तो ये बन रहा है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बन रहा है। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने पूरे साल का डेप्रीसिएशन लिया और डेप्रीसिएशन को हमने डिवाइड किया कॉस्ट से। तो इस तरह हमारे पास क्या हमने क्या कर लिया, हमने रेट कैलकुलेट कर लिया। देखें यही किया हमने कि ये जो 750 था, ये जो 750 था यहाँ पे, ये जो 750 है ये क्या है, ये जो है ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है, और ये क्या है, ये इसकी कॉस्ट है। तो हमने डेप्रीसिएशन को डिवाइड कर दिया, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर को कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 25% जो है वो हमारे पास रेट आ गया। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बात हो गई, रेट जो डेप्रीसिएशन का रेट चार्ज कर रहा है, ये मशीन के ऊपर 10% कर रहा है, व्हीकल्स के ऊपर 25% ये रेट चार्ज कर रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, सवाल में हमें कहा गया है कि हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है ऑन डिस्पोजल ऑफ द नॉन करंट एसेट्स। देखें डिस्पोजल यहां पे मशीनरी में 700 की कॉस्ट का डिस्पोजल हुआ है और 1000 की मोटर व्हीकल में हुआ है। लेकिन इसने कुछ बातें डिस्पोजल के बारे में हमें नीचे जो इसने इंफॉर्मेशन दी है, इसमें इसने कुछ बातें लिखी हैं डिस्पोजल के बारे में। अब आए देखते हैं कि डिस्पोजल के बारे में क्या इसने बातें लिखी हैं। देखें मूविंग फॉरवर्ड, यहां पे ये कह रहा है न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 900,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1 नवंबर 2009। अच्छा ये तो एडिशन की बात हो गई, अभी हमें डिस्पोजल देखना है। देखिए मशीनरी विच हैड कॉस्ट, मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 4,400,000 डॉलर ऑन 1 जुलाई 2005 was sold for 200,000 in December 2009, in December 2009। अब देखें दिसंबर 2009 यानी कि 2005 से लेके 2009 तक की बात कर रहा है। फिर ये यहां पे बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2010, ईयर एंड है इसका 30th अप्रैल 2010। अच्छा तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हमें कितने साल का, इसने मशीन खरीदी 2005 में, जुलाई 2005 में, यानी कि 1 जुलाई 2005 को इसने मशीनरी खरीदी। ईयर एंड इसका जो है, ईयर एंड है इसका 30th अप्रैल ईयर एंड है। तो 1 जुलाई के बाद जो पहला ईयर एंड आया होगा वो होगा 30th अप्रैल 2006, दूसरा ईयर एंड होगा 30th अप्रैल 2007, तीसरा होगा 30th अप्रैल 2008 और चौथा ईयर एंड होगा 30th अप्रैल 2009। और हम जो काम कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 30th अप्रैल 2010 के लिए हम काम कर रहे हैं। 30th अप्रैल 2010 कर लें, ठीक है, इसको 2010 कर लें। तो यानी कि इसके ऊपर कितने साल का डेप्रीसिएशन असूलन चार्ज होना चाहिए, वो बोल रहा है कि जिस ईयर में आपने एसेट खरीदा है उस साल में तो आपको पूरे साल का करना है, जिस साल में आपने एसेट बेचा है उस साल में आप कोई डेप्रीसिएशन चार्ज जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखें एक साल का डेप्रीसिएशन 2006, 30 अप्रैल 2006 को एक साल का चार्ज हो जाएगा, 7 को 2 साल का चार्ज हो जाएगा, 8 30 अप्रैल 2008 को 3 साल का हो जाएगा और 30 अप्रैल 2009 को 4 साल का हो जाएगा। ठीक है, 30 अप्रैल 2010 को हम कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये ईयर ऑफ डिस्पोजल है। इस साल में इसने जो है वो क्या किया, इस साल में इसने मशीनरी जो है वो बेच दी। अच्छा अब ये जितना सिंपल, बजाहिर जितना ये सिंपल लग रहा है ना, ये इतना सिंपल है नहीं। बजाहिर ये जितना आसान और जितना सिंपल ये लग रहा है ये इतना है नहीं।
तो बेहतर ये है कि जैसे मैंने आपके सामने ये इस तरह से ईयर एंड की डेट्स लिख के मैंने जो है वो एस्टिमेट किया कि कितने साल का चार्ज डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, 4 साल का डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज होगा, 4 साल का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से जैसे मैंने ईयर एंड वाइज चला मैं, और फिर मैंने ये गिना कि कितने साल का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। अगर आप इस तरह से करें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो वो क्या है, वो ज्यादा बेहतर है इसके मुकाबले में कि आप सिर्फ उंगलियों पे गिनने की कोशिश करें और आप एग्जाम में गलती कर दें। तो 4 साल का जो है वो डेप्रीसिएशन इस पर चार्ज होगा इस मशीनरी पे। ओके देन, तो चले हम जो है वो इसका गेन या लॉस निकालते हैं इस मशीनरी का, जो हमने 1 जुलाई 2005 को $4 लाख की खरीदी थी। नाउ सो मूविंग फॉरवर्ड, मशीनरी आ गई। मशीनरी की कॉस्ट एट 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई को ही खरीदी थी मशीनरी जी, 1 जुलाई को ही मशीनरी खरीदी थी 2005। अब आप देखेंगे इसमें इन 4 सालों में, और बेची कब, दिसंबर 2009 में बेची। ठीक है, तो 4 सालों में, इन 4 सालों में जो है वो इस मशीनरी पे कितना डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा, कितने परसेंट, हम हर साल कितने परसेंट डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, 10% चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 सालों में जो है वो कितना डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 4 साल का। देखें, ये लिया 4 लाख का 10% और इसको 4 सालों से किया मल्टीप्लाई 1,60,000। ये देखें, ये बना 1,60,000। तो जिस वक्त हमने इसको बेचा, नेट बुक वैल्यू एट डिस्पोजल, तो जिस वक्त हमने इसको बेचा होगा मशीनरी को, उस वक्त इसकी जो नेट बुक वैल्यू हो गई होगी वो कितनी हो गई होगी, वो हो गई होगी 2,40,000। ठीक है, और अब हम लिखेंगे डिस्पोजल प्रोसीड्स, हमने कितने का बेचा इस मशीनरी को। अब हम ये देखेंगे, ये बोल रहा है वो सोल्ड फॉर 200,000, यानी कि हमने कितने का बेचा, हमने बेचा 200,000 का, 200,000 का हमने इस मशीनरी को बेचा। ठीक है, तो इस पे जो है ना यकीनन हमें क्या होगा, हमें एक लॉस हुआ होगा एक तरह का, क्योंकि नेट बुक वैल्यू जो थी वो 2,40,000 थी, जो कि डिस्पोजल प्रोसीड से ज्यादा है, तो इस पे हमें लॉस हो जाएगा। और लॉस होगा हमें कितने का, हमें लॉस होगा इसमें 40,000 का। ये लॉस हो गया, मशीनरी जो हमने बेची वो हमने लॉस में बेची। कितने लॉस में बेची, 40,000 के लॉस में बेची। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं दूसरी इसकी एडजस्टमेंट। ठीक है, नाउ 3 न्यू मोटर व्हीकल्स वर परचेज्ड ऑन 1 April 2010 फॉर 280,000 each. 2 motor vehicles which had been purchased on 1st March 2007, 1st March 2007 for 200,000 each were taken in part exchange, The part exchange allowance for each vehicle was $60,000. जहां पे ये बात ये कहना चाह रहा है कि इसने एक तरह का एक एक्सचेंज किया, इसने 3 नई गाड़ियां खरीदी। 1 अप्रैल 2010 को इसने 3 नई गाड़ियां खरीदी और हर गाड़ी जो थी वो $2,80,000 यानी कि $280,000 की थी। अब जब इसने ये 3 गाड़ियां खरीदी तो इसने अपनी 2 गाड़ियां जो हैं वो एक्सचेंज के लिए दी। और ये 2 गाड़ियां इसने कब खरीदी थी, ये 2 गाड़ियां इसने खरीदी थी 1 मार्च 2007 को। ये गाड़ियां इसने खरीदी थी 1 मार्च 2007 को, इसने ये गाड़ियां जो है वो खरीदी थी। फॉर कितने की खरीदी थी, एक गाड़ी खरीदी थी $2 लाख की। एक गाड़ी इसने खरीदी थी $2 लाख की, इसने एक गाड़ी जो है वो खरीदी थी। अच्छा, अब देखें 1 मार्च 2007 के लिहाज से अगर देखा जाए
1 मार्च 2007 के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस पे अब बात ये कि हमें इस पे ना डेप्रीसिएशन कितने साल का जो है ना वो चार्ज करना है इसकी नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि जब हम डिस्पोजल इसकी कैलकुलेट करेंगे डिस्पोजल प्रोसीड, तो उसके लिए हमें नेट बुक वैल्यू चाहिए होगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, यानी कि डिस्पोजल के वक्त जो है वो इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी। अब ये निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डेप्रीसिएशन देखना पड़ेगा कि इस पे डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हुआ होगा। ये गाड़ी खरीदी गई 1 मार्च 2007 को खरीदी गई, तो देखें इसमें अब जिस साल में खरीदी गई, जिस ईयर एंड में ये गाड़ी खरीदी गई, उस ईयर एंड का तो डेप्रीसिएशन इस पे होगा चार्ज। देखें एक साल का, ये तो एक साल का इस पे हो जाएगा, 2007 में तो इस चार्ज होगा, 30 अप्रैल 2007 को तो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। फिर 2008 में भी ये गाड़ी थी हमारे पास, 2008 का भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। फिर जो है वो 2009 का भी, हाँ इसमें डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। लेकिन 30 अप्रैल 2010, 30 अप्रैल 2010 में ये गाड़ी जो है वो, ये गाड़ियां जो है वो नहीं थी हमारे पास, तो इस पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो 3 साल का चार्ज होगा। ये मैंने क्या किया कि ये मैंने गिना इसको प्रॉपरली, मैंने आपने देखा कि एक मर्तबा फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपरली गिना कि मुझे कितने साल का डेप्रीसिएशन जो है वो इन गाड़ियों पे चार्ज करना है, या कितने साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मुझे निकालना है इन गाड़ियों पे जो इसने एक्सचेंज में दी है, क्योंकि एक्सचेंज इज इक्वल टू अ डिस्पोजल। जिस तरह से अब ये क्या है, ये एक तरह का डिस्पोजल है, डिस्पोजल है। एक्सचेंज क्या होता है, एक तरह का डिस्पोजल होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 3 गाड़ियां का इसने क्या किया है कि एक तरह से डिस्पोजल किया है। ठीक है, तो अब ये गाड़ियां तो चले, खैर इसने जो है डिस्पोजल कर दी, तो अब इसको हमें क्या करना है कि अब हमें इन गाड़ियों पे जो है वो निकालना है गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, तो ये गाड़ियां हमने कब खरीदी, कब थी, ये इसने क्या लिखा हुआ है, 2 मोटर व्हीकल्स हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 मार्च 2007 फॉर 200,000 ईच। दो गाड़ियां ऐसी थी जो 1 मार्च 2007 को खरीदी थी, तो हम 1 मार्च 2007 से लगाएंगे कॉस्ट एट 1 मार्च 2007, 1 मार्च 2007 से हम लगाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कितने की एक गाड़ी कितने की खरीदी थी, 2 गाड़ियां इसने खरीदी, एक गाड़ी कितने की खरीदी, 2 लाख की, तो ये हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 4 लाख। अच्छा, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पे आ जाते हैं हम, वर टेकन। अब हम निकालेंगे इसका डेप्रीसिएशन, हमें कितने साल का निकालना है, हमें यहाँ पे मैंने आपके सामने दिखाया, आपको करके काउंट करके दिखाया कि 3 साल का डेप्रीसिएशन निकालना है। और गाड़ियों पे जो रेट लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है, गाड़ियों पे जो रेट लगा रहा है ये लगा रहा है, ये आपके सामने मैंने सवाल के शुरू में कैलकुलेट किया था कि मोटर व्हीकल्स पे ये 25% डेप्रीसिएशन जो है वो हर साल कैलकुलेट कर रहा है। तो 3 साल का डेप्रीसिएशन हम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है 25% ईच ईयर, यानी कि हर साल में 25% के लिहाज से करके आपको 3 साल का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये कुछ यूं हो जाएगा कि हम 400,000 ले लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 से, और फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 साल के लिए। तो टोटल 3 साल में जो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है वो कितना हुआ है, 3 लाख चार्ज हुआ है। तो नेट बुक वैल्यू जिस वक्त इसने ये गाड़ी जो है डिस्पोज ऑफ की, ये गाड़ियां एक्सचेंज की, जिस वक्त ये गाड़ियां इसने एक्सचेंज की या इसने डिस्पोज ऑफ की, उस वक्त जो नेट बुक वैल्यू थी इन गाड़ियों की, दोनों गाड़ियों की, वो थी कुल मिला के 1 लाख। ठीक है, अब देखें अब इसने कितने की ये गाड़ियां डिस्पोज ऑफ की। देखें, द पार्ट एक्सचेंज अलाउंस फॉर ईच व्हीकल, एक गाड़ी के लिए पार्ट एक्सचेंज अलाउंस जो इसको मिला वो मिला 60,000। तो एक गाड़ी का अलाउंस 60,000 था, तो दोनों गाड़ियों का कितना हो गया होगा, दोनों गाड़ियों का हो गया होगा 1,20,000। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, हमने लिया 60,000 और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 1,20,000। अच्छा, तो इस पे जो है ना, ये यहां पे जो है ये इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स है एक तरह से। ठीक है, डिस्पोजल प्रोसीड्स या एक्सचेंज अलाउंस भी इसको कहते हैं, अगर आप एक्सचेंज अलाउंस का नाम दे दें तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। एक्सचेंज अलाउंस है इसका 1,20,000। ठीक है, अब यहां पे इसको क्या हो रहा है, यहां पे इसको एक तरह का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जो इसकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो 1 लाख थी,
ठीक है। लेकिन इसको अलाउंस कितना मिला, इसको जो है वो एक्सचेंज अलाउंस कितना मिला, यानी कि उन्होंने क्या किया कि गाड़ियों की कीमत कम कर दी। 1,20,000 से जो गाड़ी इसने खरीदी, ये गाड़ियां देके जो गाड़ी इसने खरीदी, उसके बदले जब इसने ये गाड़ियां दी तो 1,20,000 से जो सेलर था उसने जो है वो गाड़ियों की कीमत कम कर दी, 1,20,000 का अलाउंस दे दिया, जबकि नेट बुक वैल्यू इन गाड़ियों की थी 1,00,000। अलाउंस कितने का मिला, फायदा कितने का हुआ, 1,20,000 का। तो नेट बेनिफिट जो हुआ या नेट प्रॉफिट जो हुआ एक तरह से वो हुआ $20,000। इन दोनों गाड़ियों की एक्सचेंज पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, वो $20,000 है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास मोटर व्हीकल्स की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड अब हम आगे चलते हैं। On one vehicle which had been purchased for $360,000 on 31st January 2009 was involved in an accident on 2nd December 2009। अच्छा, एक ऐसी गाड़ी थी जो 31 जनवरी 2009 को खरीदी गई, $3,60,000 की। ठीक है, 31 जनवरी 2009 को खरीदी $3,60,000 की, लेकिन किसी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 2 दिसंबर 2009 को। और इस तरह, और ऐसा लगता है कि जैसे एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसके बाद वो गाड़ी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही। इंश्योरेंस कंपनी decided that it could not be repaired and gave compensation of 210,000। देखें, अब यहां पे लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आके, हमने गाड़ी का इंश्योरेंस इन लोगों ने कराया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आके कहा कि द व्हीकल कुड नॉट बी रिपेयर्ड। व्हीकल जो है वो, हमारी जो गाड़ी है वो रिपेयर नहीं हो सकती है। यानी कि इस तरह का एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही और बिल्कुल वो रिपेयर भी नहीं हो सकती थी वो गाड़ी। तो इंश्योरेंस फर्म ने कहा कि ठीक है, आप हमसे कंपनसेशन ले लें, और कंपनसेशन उन्होंने जो दिया वो दिया 2,10,000 का। अब हमें ये मालूम करना है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ यानी कि 2 दिसंबर 2009 को, उस दिन जो है इस गाड़ी की नेट बुक वैल्यू क्या रही होगी। देखें, इस गाड़ी पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा वो सिर्फ 1 साल का ही हुआ होगा, क्योंकि ये गाड़ी खरीदी कब थी, हमने 31 जनवरी 2009 को गाड़ी खरीदी थी। तो 30 अप्रैल 2009 का ही डेप्रीसिएशन, सिर्फ 1 साल ही डेप्रीसिएशन इसके ऊपर चार्ज हुआ होगा। तो देख लेते हैं कि इस गाड़ी पे जो है वो कितना जो है वो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा। अच्छा चलें, ये हम दोबारा से एक मरतबा फिर मैं यहाँ पे मोटर व्हीकल लिख रहा हूँ, ये जो गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, कॉस्ट कब खरीदी है ये गाड़ी, कॉस्ट ऑन 31 जनवरी 2009, कॉस्ट ऑन 31 जनवरी 2009, कॉस्ट एट 31 जनवरी 2009 कितनी थी कॉस्ट थी सर $360,000, 3,60,000 की। 31 जनवरी को ये गाड़ी हमने, या इसने ये गाड़ी जो है 31 जनवरी को 3,60,000 की खरीदी थी। ठीक है, ये हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, एक्सीडेंट कब हुआ, एक्सीडेंट हुआ 2 दिसंबर 2009 को इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो जो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन जो चार्ज हुआ होगा वो हुआ होगा, डेप्रीसिएशन जो चार्ज हुआ होगा वो हुआ होगा 25% के लिहाज से 90,000 का जो है वो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा। ये देखें, ये 90,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया। ये आ गई इसकी नेट बुक वैल्यू एट डिस्पोजल, नेट बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्सीडेंट भी इसको कह सकते हैं, एट द एक्सीडेंट, नेट बुक वैल्यू एट द एक्सीडेंट कर लें इसको, तो ये हो जाएगा इसकी नेट बुक वैल्यू जिस वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी नेट बुक वैल्यू थी 2,70,000। ठीक है, अब इंश्योरेंस फर्म कितना कंपनसेशन ऑफर कर रही है, इंश्योरेंस फर्म ऑफर कर रही है कंपनसेशन 2,10,000 का। कंपनसेशन जो है वो आपको मिला है 2,10,000, यानी कि आपका जो नुकसान हुआ था 2,70,000 का हुआ था अकॉर्डिंग टू द
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपका जो नुकसान हुआ था वो 2,70,000 का हुआ था, लेकिन उसमें जो आपको जो कंपनसेशन मिला है वो कितने का मिला है, 2,10,000 का मिला है। तो ये आपका एक लॉस हुआ है एक तरह का। कितने का लॉस हुआ है सर? लॉस हुआ है 270,000 माइनस 210,000, 60,000 का जो है वो लॉस हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो अच्छा ये तो हो गई हमारे पास बात गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल्स की। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल्स की बात हो गई। तो इसका मतलब ये है कि सवाल की जो पहली रिक्वायरमेंट है, सवाल की जो पहली रिक्वायरमेंट है ये तो हमने जो है वो एक तरह से कर ली है। अब हम चलते हैं सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, मूविंग फॉरवर्ड, दूसरी रिक्वायरमेंट है, दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2010 यूजिंग द लेआउट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जिस फॉर्मेट में ये टेबल बना हुआ है, ये जो टेबल बना है, ये पूरा ये जो टेबल बना है, ये जिस फॉर्मेट में बना है या जिस तरह से इसने बनाया है, बिल्कुल इसी तरह इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, हमें एक शेड्यूल बनाना है नॉन करंट एसेट्स का, जिसमें हमें दिखाना है कि 2010 के, यानी कि 2010 जो ईयर एंड है, 30th अप्रैल 2010 जो ईयर एंड है, उसमें कितना एडिशन हुआ, कितना डिस्पोजल हुआ, और कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, और ये जो डिस्पोजल है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये कितना हुआ, ये पूरी इंफॉर्मेशन 2010 के लिए हमें एक ऐसा टेबल जो है वो बनाना है। मुख्तसरन ये कि हमें एक ऐसी समरी बनानी है, एक ऐसा टेबल बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2010। यहाँ पे इसने किसका दिया हुआ है, यहाँ पे इसने पिछले साल का दिया हुआ है जो है हमारा 2009। मूविंग फॉरवर्ड चलें, अब ये काम हम करते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिस तरह से इसने ये टेबल दिया हुआ है, अब हम इस तरह से काम करते हुए हम ये टेबल बनाते हैं। नॉन करंट एसेट्स, देखें नॉन करंट एसेट्स, कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे पास? हमारे पास नॉन करंट एसेट्स दो हैं, एक मशीनरी, दूसरा है हमारे पास मोटर व्हीकल्स। ठीक है, ये अच्छा मशीनरी की जो है वो हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की। पहले तो हम कॉस्ट ले लेंगे। कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस देखें, जो पिछले साल में जो क्लोजिंग था वही ओपनिंग बन जाएगा, यानी कि कॉस्ट एट 1 मई 2009, कॉस्ट एट 1 मई, कॉस्ट एट 1 मई 2009। ठीक है, कॉस्ट एट 1 मई 2009। तो जो पिछले साल में क्लोजिंग था, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग था 4,700 मशीन का था, 3,000 व्हीकल्स का था। 4,700 जो है मशीन का था और 3,000 जो था वो व्हीकल्स का था। ठीक है, ये ओपनिंग था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं, अब ये यहाँ पे इसने क्या लिया, एडिशन, जो भी टोटल एडिशन है। देखें मशीनरी में एडिशन कितनी हो रही है, न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 900,000 वॉज परचेस्ड, यानी कि नई मशीनरी जो इसने खरीदी वो कितने की खरीदी थी, 9 लाख की इसने मशीनरी खरीदी है। तो ये एडिशंस में आ जाएगा, एडिशंस में आ जाएगा 900,000, यानी कि यहाँ पे कर दें आप 900। ठीक है, अब हम गाड़ियों की भी एडिशन देख लेते हैं। 3 न्यू मोटर व्हीकल्स वर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर $280,000 ईच, यानी कि कितने की इसने गाड़ियां खरीदी, इसने गाड़ियां खरीदी, एक गाड़ी खरीदी इसने 280 की, 280,000 की, तो 280 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 280 को 3 गाड़ियां खरीदी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 840 हो जाएगा ये। मूविंग फॉरवर्ड डिस्पोजल्स देख लेते हैं। डिस्पोजल का तो हमने अभी आपके सामने जो है वो किया है, अभी जो है वो हमने डिस्पोजल की तो बात अभी अभी हमने की है। तो डिस्पोजल जो है वो कितने का हुआ है, मशीनरी का जो डिस्पोजल है, देखते हैं मशीनरी का जो डिस्पोजल है वो हुआ है 400,000 का, तो डिस्पोजल लेस हो जाएगा 400 से। और गाड़ियों का जो डिस्पोजल है वो कितना होगा, वो होगा, देखें यहाँ पे 400 यहां से लेंगे और 360 यहां से लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 400
प्लस 360, यानी कि 760 का डिस्पोजल ये हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो कुछ बात हो गई डिस्पोजल की। तो कॉस्ट जो साल के आखिर में जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट एट 30th अप्रैल 2010, कॉस्ट एट 30th अप्रैल 2010, तो साल के आखिर में जो कॉस्ट आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगी कि हम क्या करेंगे, हम इसको वेट अ मिनट, इसको टोटल को सम कर देंगे। तो हमारे पास जो कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा साल के एंड में, ये सॉरी 2009 नहीं है ये, इनफैक्ट ये है 2010, ये है 2010। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट का जो क्लोजिंग आएगा वो 3080 आएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की भी मूवमेंट हमें दिखानी है। जैसे कि मैंने सवाल के शुरू में कहा था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की भी मूवमेंट हमें दिखानी है इस फॉर्मेट में। देखें, डेप्रीसिएशन एट 30th अप्रैल 2009, तो वही वाला काम करेंगे कि जो पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एट 1 अप्रैल 2009 ले लूंगा मैं, डेप्रीसिएशन एट 1 अप्रैल 2009, ओ सॉरी 2010, यस 2009। वेट अ मिनट, यहां पे आप जो है ना इसको 2009 कर लें और यहां पे आप जो है इसको क्लोजिंग बैलेंस में 2010 कर लें। ठीक है, अब सही है, अब सही है, अब बिल्कुल सही है। डेप्रीसिएशन एट 1 अप्रैल 2009, तो डेप्रीसिएशन एट 1 अप्रैल 2009 हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, मशीनरी का आएगा 1510, मूविंग फॉरवर्ड मोटर व्हीकल्स का हमारे पास आएगा, मोटर व्हीकल्स का डेप्रीसिएशन आएगा 790। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अब हम निकालेंगे जितना हमें पूरे साल में जो हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है वो हम निकालेंगे, चार्ज्ड फॉर द ईयर, पूरे साल का डेप्रीसिएशन जो हमें चार्ज किया है, कितना चार्ज किया होगा, मशीनरी पे 10%, तो मशीनरी के क्लोजिंग बैलेंस पे 10%, जैसे कि सवाल की रिक्वायरमेंट थी, सवाल में लिखा हुआ था कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो भी कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पे ये रेट लगा के डेप्रीसिएशन चार्ज करता है। मशीनरी पे 10% चार्ज करता है, मशीनरी पे हमने 10% कर दिया। फिर हम गाड़ियों की तरफ आ जाते हैं, इस पे हम कर देंगे 25% चार्ज, क्योंकि गाड़ियों पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा है ये 25% है, तो 25% इस पे चार्ज कर देंगे हम। ठीक है, इसको बल्कि इसको प्लस कर लें, इसको प्लस कर लें क्योंकि हमें ये यहाँ पे माइनस नहीं करना है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब हम डिस्पोजल की बात करते हैं कि जो डिस्पोजल पे जो डेप्रीसिएशन हमने, जो हमने एसेट्स डिस्पोज ऑफ किए उन पे हमने कितना डेप्रीसिएशन जो है वो हम चार्ज कर चुके थे एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, तो मशीनरी पे जो हम चार्ज कर चुके थे डेप्रीसिएशन वो था हमारे पास कितना, 160 था, तो हम 160 जो है वो यहां से माइनस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम गाड़ियों पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके थे वो कितना था, वो था 300,000 ये था, और ये था 90,000, तो ये हो जाएगा 390,000। ठीक है, यानी कि इसको अगर आप यूं कर लें -390 तो भी सही है। अब यहाँ पे जो है मैंने जो है फिगर्स जो है वो 1000 में ले लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है ना फिगर्स 1000 में नहीं लिए, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसको एक सम अप कर लेंगे। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एट 30th अप्रैल 2010, यहां पे आप इसको अप्रैल नहीं करें बल्कि यहां पे आप इसको मई कर लें। ठीक है, 1 मई 2009 से 30th अप्रैल 2010 तक, अब ये देखें ये आ जाएगा 1870, और बिल्कुल इसी तरह ये आ जाएगा 1170। अब अगर आपको इसकी नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो नेट बुक वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे
फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप लेस करेंगे कॉस्ट के क्लोजिंग बैलेंस में से, यानी कि ये इस तरह से, तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 3330 मशीनरी की, और मोटर व्हीकल की जो आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 1170, 1910 यानी कि। तो ये आ गई आपके पास नेट बुक वैल्यू। तो इस तरह से करके आपको इस सवाल में क्या करना है, आपको इस सवाल में ये फिक्स एसेट्स का शेड्यूल स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाना था। ठीक है, तो ये एक सवाल मैंने आपके एएस लेवल के पास पेपर्स में से अकाउंटिंग के एक सवाल ये सॉल्व किया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस पे हमें अपना फीडबैक भेजें। थैंक यू वेरी मच। इट वाज मुहिद अहमद सिद्दीकी, and inshallah we will keep posting videos for you in the future as well. Thank you very much.